कल राना सनाउल्लाह साहब ने एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में उन्होंने कुछ गुफ्तगू की और उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर ये कहा कि जो आइनी तरामीम हैं वो उसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब को अगर शामिल ना किया गया और ऑन बोर्ड ना हुए तो वो आइनी तरामीम अगर मंजूर हो भी गई तो वो पायदार नहीं होंगी और वो उससे क्राइसिस बढ़ेगा। ये कल उन्होंने बहुत ही नबी तुली गुफ्तगू की राना सनाउल्लाह साहब ने। और उसके बाद जो हमारे पास इत्तलाआत हैं, नंबर्स, नंबर वन तो ये कि इनके पास नंबर्स पूरे नहीं हैं, पहली बात तो है। दूसरी बात यह है कि नंबर्स हासिल करने के लिए, नंबर्स पूरे करने के लिए ये काजी फाइज ईसा साहब के ज़रिए और उनके हम ख्याल जजों के ज़रिए जो लोटा क्रेसी, हार्स ट्रेडिंग, वोटों की खरीदो फरोख्त और जो मवेशी मंडी लगती है, कभी सिंध हाउस में, कभी छांगा मांगा में, कभी कहीं, तो वो मंडी दोबारा लगाना चाह रहे हैं। और उसके लिए जो फैसला ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का मौजूद है 63A की तशरीह का, उस तशरीह को तब्दील करवाना चाह रहे हैं और ये काजी फाइज ईसा साहब के ज़रिए करवाना चाह रहे हैं। काजी साहब अपनी तमाम तर खिदमात पेश कर चुके हैं और वो कहते हैं कि जनाब जो हुक्म करेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे एक एक्सटेंशन चाहिए और एक्सटेंशन की खातिर मैं सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। आइन, कानून, जमहूरियत, अपना हल, सब कुछ। तो इसको जो आइनी माहिरीन हैं, वकला हैं, जो जानदार किस्म के वकला हैं, वकला जिनको जूरिस्ट कहना चाहिए, जो पाकिस्तान के नामवर जूरिस्ट हैं, वो इसको 100% जो एक नई अदालत बनाने के लिए कोशिश तगोदा की जा रही है, उस अदालत को जो है पीसीओ जजेस के बराबर का दर्जा दे दिया है। यानी कि वो मार्शल्लाह, जैसे मार्शल्लाह के दौरान कोई अदालत काम करती है, कोई जज काम करते हैं, इसी तरीके से वो कहते हैं कि अगर 26 आइनी तरमीम के नतीजे में कोई अदालत कायम की गई और एक वफाकी अदालत जिसका बनाया जो खाका पेश किया जा रहा है, अगर वो हुई तो वो बिल्कुल ऐसे ही होगी जैसे पीसीओ जजेस हैं और ऐसे जो जजेस हैं जो उस अदालत में काम करेंगे और वो पीसीओ जजेस कहलाएंगे, वो मार्शल्लाई जजेस कहलाएंगे, वो उनको दस्तूरी जजेस नहीं कहा जाएगा। इसलिए एक अपील की गई है, एक रिक्वेस्ट की गई है कि जनाब जजेस से कि उसको कबूल मत करें। तो ये एक बहुत आज खुद एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। लेकिन उससे भी बड़ी डेवलपमेंट ये हुई कि काजी साहब अब देखते हैं कि वो किस हद तक वो क्या कहना चाहिए अखलाकी गिरावट की किस हद तक वो गिरते हैं, ये अभी पता चल जाएगा। क्योंकि समात उन्होंने एक लार्जर बेंच अपने, पहले तो उन्होंने एक कानून तब्दील करवाया अपने लिए और कानून तब्दील करवा के यानी कि अपना ही थूका हुआ वो चाटा दोबारा। और ये सारों ने नून लीग भी, पीपल्स पार्टी भी और काजी साहब भी, इन तीनों ने ये सारा काम किया और एक इख्तियार हासिल किया। इख्तियार हासिल करके ऑर्डिनेंस के जरिए और सदारती फरमान जारी करवाया, सदारती फरमान जारी करके खुद इख्तियार लिया और खुद अपनी पसंद की जजिस कमेटी बनाई और खुद फिर अपना बेंच फिक्सिंग जो है वो की। और अब पसंद का बेंच बना के, पसंद का केस फिक्स करके, पसंद का फैसला करवा के और ये फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं इस जाली निज़ाम को और इस मैंडेट जो मैंडेट चोरी हुई है इसको वो फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं। सिंपल इज दैट। तो इस पे मज़ाहमत हो रही है, रुकावटें बहुत ज़्यादा हैं। अदलिया तहरीक का आगाज़ हो चुका है, अदलिया की आज़ादी के लिए, अदलिया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक जानदार किस्म की तहरीक का आगाज़ हो चुका है। कल रावलपिंडी था और आज उसका हमने देखे मुजाहरे कराची में। कराची में आज एक चंद घंटे की कॉल पर ये सब कुछ हुआ कराची प्रेस क्लब के सामने। कराची में आज बहुत अच्छी रैलियां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कॉल पे कराची के शहरी निकले और वहाँ पे जो नारा था वो नारा इमरान के नारे थे। वो नारा अल्ताफ और नारा भुट्टो की जगह नारा इमरान जो है वो कराची में गूंज रहा है। तो एक तो ये तहरीक शुरू हो चुकी है और इस तहरीक के साथ साथ जो वकला भी सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक जानदार किस्म का मुजाहरा कर चुके हैं, इब्तदा कर चुके हैं और आने वाले दिनों में वो एक मजीद उसमें इजाफा होगा, उसमें कमी नहीं होगी, उसमें इजाफा लाया जाएगा और ये सिलसिला 25 अक्टूबर तक जारी और सारी रहेगा जब तक के काजी फाइज ईसा साहब रुखसत नहीं हो जाते और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जब तक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का
हलफ नहीं उठा लेते, उस वक्त तक ये सिलसिला जारी रहेगा। नंबर 1। नंबर 2, ये उस वक्त तक भी जारी रहेगा जब तक कि आईनी अदालत, जो कि गैर आईनी अदालत है, जो कि एक फेक बनाने, एक मनपसंद जजों पे मुश्तमिल एक डेरा बनाने की कोशिश की जा रही है, मैच फिक्सिंग के लिए, केस फिक्सिंग के लिए, फैसला फिक्सिंग के लिए, उसके लिए जो बनाने की कोशिश की जा रही है, जब तक वो आइडिया बिल्कुल ड्रॉप नहीं हो जाता, तो ये जो तहरीक है, ये एहतजाज है, ये उस वक्त तक जारी और सारी रहेगा। अब जी सूरत हाल आज मजीद चीज़ें कुछ क्लियर हो गई हैं। आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने हंगामी तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्योंकि उन्होंने पिछले दिनों कुछ जर्नलिस्टों के साथ मुलाकात की इस्लामाबाद में, और उसमें फिर जर्नलिस्ट जो हैं, सीनियर जर्नलिस्ट थे, उन्होंने अपने अपने तौर पर उसकी तशरीह की, और तशरीह करके फिल फौर जो गवर्नमेंट के लाइक माइंडेड थे, वो भी और दूसरे भी, उन्होंने ये नतीजा अखज़ किया कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं, वो गवर्नमेंट साइड पे जा रहे हैं, और वो बहुत तैयार हैं, बस वो आईनी तरमीम के लिए, जो वो भी तैयार हैं, ऑन बोर्ड हैं, और आईनी तरमीम को कोई नहीं रोक सकेगा। ये एक बाहर फौरन जो आके जो मीडिया पर्सन जिन्होंने मुलाकातें की थी, उस ब्रीफिंग में मौजूद थे, सवाल जवाब हुआ था, उन्होंने बाहर आके ये बयान कर दिया। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डेलीगेशन मिला, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डेलीगेशन इमरान खान साहब से, सॉरी, मौलाना फजलुर रहमान साहब से मिलने के बाद उन्होंने फिलफौर ये कहा कि ये तासुर दुरुस्त नहीं है, और मौलाना फजलुर रहमान साहब वहीं खड़े हैं जहां पहले थे, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो जेयूआई जमीयत उलमा इस्लाम, दोनों एक ही पेज पे हैं, और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने किसी किस्म की आईनी तरामीम की हमायत का कोई फैसला नहीं किया, जो सरकारी तरामीम है। उसके बाद फिर ये तासुर फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का डेलीगेशन मौलाना फजलुर रहमान साहब से मिला, और फिर उसके बाद ये सोशल मीडिया पे और डिजिटल मीडिया पे ये चीज़ें चलना शुरू हो गई कि ये सारे का सारा मसला हल कर लिया गया है, और अब मौलाना फजलुर रहमान साहब को समझें, वो जा चुके हैं, और वो हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल हो गए हैं, और उनकी वापसी मुमकिन नहीं है। ये चीज़ थी। आज फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जी आज खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि कल वर्किंग डे शुरू हो चुका है, हो रहा है मंडे का दिन, सोमवार से बाकायदा तौर पे, और अक्टूबर का पहला हफ्ता भी आ रहा है तरामीम। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आज हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 और 2 4 की तरह सारी बात बयान कर दी है, और उनकी गुफ्तगू मैं आपको सुना भी देता हूँ। उनकी गुफ्तगू जो है वो बड़ी वाज़ेह है, और उसमें उन्होंने कहा कि ये असेंबली जो है, ये जाली असेंबली है, और वो इस असेंबली को, इस पार्लिमान को जाली समझते हैं। नंबर 1। नंबर 2, ये मैंडेट चोरी के नतीजे में आई है। उससे पहले भी वो कह चुके हैं, बबांगे दुहल कह चुके हैं, बल्कि वो तो बहुत एक्सट्रीम स्टेप पे जाके कह चुके हैं कि ये असेंबलियां खरीदी गई हैं। असेंबलियां खरीदी गई हैं, असेंबलियां फरोख्त हुई हैं, और ये इलेक्शन के नतीजे में ये जो अवाम ने जिनको मुंतखब किया है, ये उनकी असेंबलियां नहीं है, बल्कि वो फ्लोर ऑफ द हाउस भी मौलाना कह चुके हैं अपनी सीट पे खड़े होके कि जो 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन है, वो इस पार्टी, इस साइड पे बैठे हुए लोगों ने जीता, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ वो कह रहे थे, क्योंकि वो अपोजिशन है, तो उन्होंने कहा कि इस साइड ने जीता है, और जो जीते हैं वो अपोजिशन में बिठा दिए गए हैं, जो हारे हैं उनको इख्तियार दे दिया गया है। और फिर उन्होंने वाज़ेह तौर पर ये भी कहा था कि जो पंजाब असेंबली खरीदो-फरोख्त हुई, बलूचिस्तान असेंबली खरीदो-फरोख्त हुई, और ये सिंध असेंबली खरीदो-फरोख्त हुई, तो असेंबलियाँ खरीदी गई हैं और बेची गई हैं। जो टिकट्स हैं, नताइज हैं, तो वो एक एक्सट्रीम लेवल पे। तो अब भी उन्होंने आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए कुछ कहा है, पहले ज़रा वो सुन लें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, उन्हीं की ज़ुबानी सुनें, और उसके बाद फिर मैं आपको फर्दर कुछ और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। पहले ज़रा सुनिए जी मौलाना फजलुर रहमान साहब क्या कह रहे हैं। बाजवा साहब आर्मी चीफ थे, सुनिए। फिर जनाब बाजवा साहब आर्मी चीफ थे, नवीद मुख्तार साहब जनरल वो आईएसआई के चीफ थे। पार्लियामेंट की बिल्डिंग में प्राइम मिनिस्टर के चैम्बर में मुझे मिले और मेरे साथ ये मसला डिस्कस किया, और मैंने उनसे कहा कि आप
بے وقت فیصلہ کر رہے ہیں. ابھی فاٹا مرجر جو ہے اس کے لیے فاٹا کا حالات موافق نہیں ہیں. ہم نے بہت تجویزیں دی لیکن وہ پذیر تھے کہ یہ امریکہ کا دباؤ ہے، یہ امریکہ کا دباؤ ہے. تو اگر ہم ملک کے اندر خود مختار نہیں ہیں اور ہم نے ملک کے اندر کے فیصلے اور تبدیلیاں امریکہ کے دباؤ میں لانی ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ ہم کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک آزاد قوم ہیں اور ہم ایک آزاد مملکت میں رہ رہے ہیں. تو یہ ایک بڑا سنجیدہ سوال ہے ہمارے ملک کے لیے. فاٹا کے عوام کے ساتھ انضمام کی صورت میں جو ظلم ہوا ہے آج تک اس کی تلافی نہیں ہو سکتی. اس وقت تک ان کو 800 ارب روپے ملنے چاہیے تھے. 800 ارب اور ابھی 100 ارب مشکل سے ان کو پوری ہوئے ہیں. 8 سال کے بعد ہر سال ان کو 100 ارب ملنے تھے. تو اس فاٹا کے عوام نے کیا جرم کیا ہے؟ فاٹا کے عوام نے تو ملک کا دفاع کیا ہے. وہ آپ کا ایک سرحدی دفاع کا کردار ادا کرتے رہے ہیں. اس لیے ان اجتماعات سے اور سیمیناروں سے کچھ نہیں ہوگا. اپنی غلطی کا اعتراف کریں، کہیں کہ ہم نے فاٹا کے عوام کے ساتھ ظلم کیا تھا، ہم نے جبر کیا تھا. اور میں چیلنج کرتا ہوں آج بھی، اسٹیٹ کو بھی چیلنج کرتا ہوں، گورنمنٹ کو بھی چیلنج کرتا ہوں کہ پھر فاٹا کے اندر لائیں ریفرینڈم کو اور عوام سے پوچھیں کہ عوام کیا چاہتے ہیں. زبردستی ہم دنیا میں قوموں پہ جبر کر رہے ہیں اور زبردستی کر رہے ہیں. یہ جو فیصلے ہوئے ہیں حضرت پہلے سوچنا چاہیے. اب بعد از مرگ وابلوں کی کیا ضرورت ہے؟ میرے خیال میں میں تو اس بیان کو اس قابل بھی نہیں سمجھتا کہ اس کا جواب دوں. میں اپنی توہین سمجھتا ہوں ایسے لوگوں کی اور ایسے لوگوں کے بیانات. میرے نزدیک ایسے بیان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ ایسی ایک بڑبولا ہے. تو اس کی کیا ضرورت ہے ایسے بیان کر دینے کی کہ آپ اسٹیٹ کے اندر صوبوں کے اندر جنگ کی کیفیت پیدا کرنا چاہتے ہیں. جلسے ہیں تو جلسوں کے اپنے ذمہ داران موجود ہیں، صوبوں کی پارٹیاں موجود ہیں، صوبے کی پارٹی رد عمل دے سکتی ہے. جس صوبے میں ہوتا ہے آپ اگر طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے صوبے میں کریں. لیکن اگر دوسرے صوبے میں آپ کرتے ہیں اور گورنمنٹ آپ کو اجازت نہیں دے رہی ہے تو پھر اس پہ صوبہ کو اور گورنمنٹ کو کیوں تصادم کا حصہ بننا چاہیے؟ پارٹی ہے نا، پارٹی کو اپنا حق حاصل ہے کہ وہ جلسے میں بھی جائے، وہ احتجاج بھی کرے. یعنی میں ذاتی طور پر جلسے کو روکنا اس کو غیر جمہوری عمل سمجھتا ہوں. حکومت کو تنگ نظری نہیں دکھانی چاہیے. جلسے کی اجازت پی ٹی آئی کو ملنی چاہیے. جو نہیں دی گئی اس کو میں زیادتی سمجھتا ہوں، جمہوری عمل کے خلاف سمجھتا ہوں. لیکن صوبے کے ایک وزیر اعلیٰ کی طرف سے اس طرح کا بیان جو ہے وہ بھی ملک کے لیے بہتر نہیں ہے. یہ بچپنا ہے، یہ ناتجربہ کاری ہے، ہمارا واسطہ ہے. تو ہمارے صوبے میں ہمارا ووٹ اور ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے اور ان کو دیا گیا ہے، اس بات کا نوٹس کیوں نہیں لے رہے وہ لوگ؟ سیاسی کارکن ہیں، جہاں سے جائیں جا سکتے ہیں، اپنے جلسے میں شرکت کے لیے جا سکتے ہیں. ہمیں اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے. اس کو روکنا، میں نے اس کے آپ کو سامنے مذمت کیا کہ ایسا مناسب نہیں ہے، یہ غیر جمہوری رویے ہیں. لیکن صوبے کو صوبے سے لڑانا، اس قسم کی گفتگو کرنا اس منصب پر فائز ہو کر، میرے خیال میں یہ اس کا شاعر نشان نہیں ہے. پارٹی چیئرمین موجود ہے، پارٹی لیڈر موجود ہیں، سیاسی منصب جن کے پاس کوئی سرکاری منصب نہیں ہے وہ بات کر سکتے ہیں. جب وہ بات کر سکتے ہیں تو سیاسی منصب پر فائز ایسی بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں، آپ اختلاف رائے کریں مرکز کے ساتھ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ لب و لہجہ یہ سوائے بچپنے کے اور کوئی چیز نہیں. میں تو جا رہا ہوں تو پورے ملک پہ جلسے کا ہمارے سے بڑے جلسے کس نے کیے ہیں؟ ہمارے سے بڑے مظاہرے کس نے کیے ہیں؟ بلوچستان کا جلسہ تھا یا کراچی کا جلسہ تھا، پشاور کا جلسہ تھا، مظفر گڑھ کا جلسہ تھا. اور اب ہم مینار پاکستان کو آپ نے دیکھا کہ پورے لاہور کی تاریخ میں اتنا بڑا اجتماع نہیں ہوا. پورے لاہور کی تاریخ میں اس سے بڑا اجتماع نہیں ہوا آج تک. تو جتنے عوامی سطح پر ہم بات کر رہے ہیں آئین و قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کر رہے ہیں، یہی پیروی اگر دوسرے لوگ بھی کریں اسی انداز کے ساتھ. لیکن اگر آپ اسٹیٹ کو دھمکیاں دیں گے اور پھر اس کے بعد جلسے کا اعلان کریں گے تو میں جمہوری عمل کے حق میں ہوں. اور جمہوری عمل کو روکنا اگر کوئی بھی حکومت کرے، پنجاب کی حکومت کرے، سندھ کی حکومت کرے، میں اس کے خلاف بات کروں گا. لیکن اس قسم کے بیانات کو سپورٹ نہیں کر سکتا جو دو صوبوں کو آپس میں لڑائے یا ایک صوبے کو اسٹیٹ کے ساتھ لڑائے. میں نے اسمبلی میں بات کی ہے، اس سے زیادہ ذمہ دار فورم تو اور نہیں ہو سکتا نا کہ ہم اپوزیشن میں ہیں اور اپوزیشن میں رہیں گے. اس کے بعد پھر اس کو آگے کیا پسانا ہے؟ حضرت آپ کا اسٹیٹ بینک آئی ایم ایف کے ہاتھ میں ہے، آپ کا بجٹ آئی ایم ایف تیار کر کے دے رہا ہے. اس قسم کی باتیں سیاسی بیان تو ہو سکتے ہیں لیکن انہی لوگوں کی پالیسی نے ہمیں غلام بنا رکھا ہے معاشی طور پر.